नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक ये छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस वीडियो में आप एक एचएफ गाय को देख रहे हैं जिसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेबर्ड ब्रीदिंग कर रही है ये, और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसने अपने नेक को भी थोड़ा सा लंबा कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसके फेफड़ों में सांस जो है, ऑक्सीजन जो है वो प्रवेश ही नहीं कर पा रही। बहुत परेशान है। ये पूरी रात इसको बीत गई, पिछली शाम से ये ऐसा ही लगातार कर रही है। तो जिन सज्जन की ये गाय थी, उन्होंने इसको वहीं के लोकल एक पैरावेटनरी स्टाफ को बुला कर दिखाया। तो उन्होंने इसको एचएस बताते हुए, एचएस यानी गला घोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, उसको बताते हुए इसको एंटीबायोटिक दिए, सिफेलोस्पोरिन दिया उन्होंने, सेफ्टियोफर, टेजोबैक्टम, और साथ में फ्लूनिक्सिन मैग्लोमिन दिया। लेकिन सुबह भी स्थिति ऐसी की ऐसी है। जब ये गाय का वीडियो बना है तो उस समय 11-12 बज रहे हैं और गाय की स्थिति वही है, और उल्टा हम कहें कि वो और ज़्यादा खराब। तो क्या है ये? गला घोटू है या ये कुछ और है? आइए जानते हैं। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे जो भी साथी इस चैनल में पहली बार आए हैं, या अगर आए भी हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लूरोनिमोनिया की, पशुओं में प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया क्या है? प्लूरा एक वर्ड है जो यूज किया जाता है थोरेसिक वाल और लंग को सेपरेट करने वाली जो एक मेम्ब्रेन है उसके लिए। और अगर इसी प्लूरा में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको प्लूराइटिस कहते हैं, और उसमें फ्लूइड आ जाता है तो इसको प्लूरिसी बोलते हैं। तो ये कंडीशन बनती है। ये तेज बुखार आ जाता है, कई बार 105 से 107 डिग्री तक बुखार होता है। पशु ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत आने लगती। तो ये कंडीशन है प्लूरोनिमोनिया की। जब तेज बुखार आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो पशु धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाता है, उसका खाना पीना भी छूट जाता है। और ये प्लूरोनिमोनिया, इसकी मॉर्बिडिटी लगभग 80 से 90%, और जितने पशुओं में होता है उसमें लगभग 50% पशु मर जाते हैं, यानी मॉर्टेलिटी जो है वो 50%। तो यानी एक बड़ी खतरनाक डिसीज है। इसे करता कौन? इसे माइकोप्लाज्मा नाम का एक ऑर्गेनिज्म करता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से मिलता जुलता एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल के बिना पाया जाने वाला बस इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरह की मिलती जुलती बीमारी होती है गला घोटू, जिसे हम कहते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस। अब जैसे ये गाय का मामला था, जो रात में जो इसको देखने आया तो उसने उसको एचएस करार दिया कि आपके पशु को गला घोटू हो गया, और उसने उसके लिए उसमें सेफ्टियोफर सोडियम, फ्लूनिक्सिन मैग्लोमिन और कुछ स्टेरॉइड वगैरह लगा दी कि भाई मैंने इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन वहां पर गला घोटू तो था ही नहीं। पास्चुरेला मल्टोसिडा का इन्फेक्शन होता तो जो ये ट्रीटमेंट दिया गया था उससे उसको आराम मिल जाता। लेकिन वहां तो माइकोप्लाज्मा था जिसने प्लूरोनिमोनिया किया था। अब माइकोप्लाज्मा पे सिफेलोस्पोरिन का असर जो है ना के बराबर होता। तो जिस दवा को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि भाई हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दवा दे रहे हैं, वो हो सकता है कि माइकोप्लाज्मा से होने वाले इस प्लूरोनिमोनिया पे कोई असर ही ना करे। तो आपको इस फर्क को बारीकी से समझना होगा कि हमारे पशु को अगर गला घोटू होगा, हमारे पशु को हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस या गला घोटू, जो मैंने इसके सारे नाम लिए, अगर वो होगा तो आपके पशु के गले का जो वेंट्रल हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वहां पर स्वेलिंग आएगी, हार्डनेस आएगी। और जैसे जैसे ये हार्डनेस बढ़ती जाएगी, आपके पशु की जीभ बाहर आती जाएगी, उसका सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। बुखार दोनों में होगा, प्लूरोनिमोनिया में बुखार होगा, इसमें भी बुखार होगा, 105, 106, 107 तेज बुखार होगा। लेकिन
जो ये नेक की स्वेलिंग है ये डिफरेंशिएटिंग फेज है। प्लूरोनिमोनिया में ऐसी कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं आती कि वहां पर गले के नीचे बहुत ज़्यादा हार्डनेस आए। हो सकता है कई बार हल्की फुल्की स्वेलिंग आपको दिखे, लेकिन हार्डनेस वाली स्वेलिंग या बहुत एडिमेटस स्वेलिंग इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो आप गला घोटू से प्लूरोनिमोनिया को अलग कर सकते हैं। ये देख के उसके गले को फील करके उसके गले के नीचे हाथ फिराकर आप समझ सकते हैं कि हाँ, इस पशु को सांस लेने में दिक्कत भले हो रही है लेकिन इसे गला घोटू नहीं। वरना आप गला घोटू समझेंगे और उसको सेफेलोस्पोरिन लेटेस्ट देंगे और वो पशु जो है अच्छे इलाज, आपने जो अच्छा इलाज दिया उसके बाद भी वो मर जाए। तो फिर क्या करें? जब प्लूरोनिमोनिया हुआ है तो हमें कुछ तो दवा देनी पड़ेगी। अब जो प्लूरोनिमोनिया है उसका सबसे बड़ा कास्टियो एजेंट जैसे मैंने बताया कि वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस पे तमाम दवाइयों का असर नहीं होता, लेकिन फिर भी सिफेलोस्पोरिन की तुलना में फ्लोरोक्विनोलोन्स का असर इसमें बड़ा अच्छा। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सारे जो हैं ये फ्लोरोक्विनोलोन। तो आप एडवांस जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है या लीवोफ्लॉक्सासिन है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एनरोफ्लॉक्सासिन तो है ही है, ये आप अपने पशु को दे सकते। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई माइकोप्लाज्मा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अगर आपने कल्चर करा लिया, लैब रिपोर्ट आप कहीं से ले आए और उसमें लिखा है कि इस निमोनिया का कास्टियो एजेंट माइकोप्लाज्मा है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है टाइलोसिन टॉर्ट्रेट। टाइलोसिन नाम की जो ये ड्रग होती है ये एंटी माइकोप्लाज्मा है। तो अब टाइलोसिन टॉर्ट्रेट मिलेगा कहाँ? पोल्ट्री में बड़ा यूज होता था, कुछ कंपनियां इंजेक्शन बनाती हैं इसके। मैं जहाँ पर इस समय हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ इसका एक इंजेक्शन मिल जाता है फिनोलाइट के नाम से। फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं आप उसमें टाइलोसिन दे सकते हैं। कुछ और एंटीबायोटिक हैं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप दवाइयाँ देंगे तो वहाँ पर उसको आराम आपके पशु को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सेफेलोस्पोरिन देंगे तो आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक का चुनाव बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। तो जब आप बीमारी को पहचान जाएंगे तो फिर उसका उपचार तो हो ही जाएगा, तब उसके लिए उसकी दवाइयाँ लगेंगी और वो ठीक हो जाएंगी। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।